आज का हमारा टॉपिक है अवधान। और अवधान के अंतर्गत हमारा जो सब हेडिंग है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन, मीन्स ध्यान या अवधान के निर्धारक। इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला है वस्तुगत उद्दीपक निर्धारक, आत्मनिष्ठ निर्धारक, अन्य निर्धारक। वस्तुगत उद्दीपक निर्धारक को हम इंग्लिश में कहें ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन, आत्मनिष्ठ निर्धारक को कहें सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन, और अन्य को हम कहेंगे अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन। हमने पूर्व की कक्षा में वस्तुगत उद्दीपक निर्धारक यानी कि ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस पर हमारी बात हो गई थी, स्टिमुलस डिटरमिनेंट्स पर। आज की कक्षा में जो हमारी बात होगी वो होगी सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन पर, यानी कि आत्मनिष्ठ निर्धारक। ये जो आत्मनिष्ठ निर्धारक है, हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स, इसको जो सब हेडिंग थे, जो इसके निर्धारक थे, उनकी संख्या थी 14। और जो आज हमारा जो सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स है, इसकी संख्या है 7। मीन्स एकदम आधी है सब उसकी जो ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस है उसके निर्धारकों की तुलना में। तो जब हम देखेंगे सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन के 7 प्रकारों, नंबर 1 पर है रुचि, इंटरेस्ट। मीन्स ये है कि किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट, अगर हम शॉर्ट में देखें, जिस फील्ड में होगा वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उस इंटरेस्टिंग चीज़ में पहुंच जाएगा, भले ही वो चीज़ एट्रैक्टिव है या नहीं है, उस व्यक्ति के इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि किसी भी वस्तु पर हमारा ध्यान जाएगा अथवा नहीं जाएगा, इस पर प्राणी की रुचि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। इसी को रच ने 1967 में कहा कि किसी भी परिस्थिति के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें रुचि संबंधी अंतर के कारण असमानता पाई जाती है। रुचि के कारण ही ध्यान किसी वस्तु पर जाता है अथवा उधर उन्मुख हो सकते हैं। बहुत सिंपल बात है। हम अपना दोस्ती का सर्कल बनाते हैं, दोस्ती का क्राइटेरिया बनाते हैं, तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसी में हमारे दोस्त का भी इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है अगर आपको, तो उससे बात करने के बजाय उसके दोस्तों का अध्ययन कर लो, तो आप कम से कम उसके बारे में 60% जान जाएंगे कि वो व्यक्ति किस चीज़ में, किस काम में, किस नेचर का व्यक्ति है, क्योंकि दोस्त का इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट सेम होगा। आपकी दोस्ती उससे होगी जिससे आपके विचार मिल रहे होंगे, ये आप जान लीजिएगा। रच ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, किसमें? 1967 में। अब आप देखिए, इस रुचि के संबंध में असमानता के कारण किसी वस्तु पर एक व्यक्ति का ध्यान जाता है और दूसरे व्यक्ति पर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ किसी भी गेम का, और गेम में भी बॉल का, तो आप देखिए, अब ये एक बॉल है, तो व्यक्ति का अगर गेम में इंटरेस्ट है तो वह इस बॉल का पूरा क्लासिफिकेशन कर देगा कि ये बॉल किस गेम की है, क्रिकेट की है, टीटी की है, जिसकी भी है, फुटबॉल की है, किसकी गेंद है, वो पूरा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बता देगा। रुचि के कारण ही लोग एक ही वस्तु को अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति है बॉल, सबको दिख रही है, बट जिसका इंटरेस्ट जिसमें होगा, हॉकी की बॉल है, फुटबॉल की बॉल है, उसको उतनी अच्छे तरह से क्लासिफिकेशन कर देगा, उतना अधिक इंटरेस्ट लेगा। बतौर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्री जो होता है, किसी जमीन का अध्ययन करते समय उसकी सतहों पर ध्यान देगा। ठीक ऐसे जैसे कोई किसान किसी मिट्टी की किस्म के बारे में जानेगा कि इस मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होगी, ये किस वैरायटी की मिट्टी है, उसके क्राइटेरिया, बात वही है, इंटरेस्ट, रुचि। हम अगर एक एग्जांपल लें, और मान लीजिए कोई कलाकार है, तो वो उस जमीन के
जो कलात्मक परिदृश्य है उस पर ध्यान देगा, क्योंकि उसके अनुसार वो कला प्रेजेंट करेगा। तो बात आती है इंटरेस्ट, जो जिस फील्ड का है उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसका ध्यान उस ओर जाएगा। इंटरेस्ट इज द मस्ट फॉर अटेंशन। सेकंड टर्म है आदत, बहुत बढ़िया चीज़ है आदत। कहते हैं आदत में शुमार है, आदत में शामिल है। किसी भी व्यक्ति की आदत में अगर शामिल है कि जनरल बात को भी वो मजाकी अंदाज में करेगा, तो वो मजाक से संबंधित चीज़ों की ओर उसका ध्यान जाएगा, नेचुरल है, ये उसकी आदत का हिस्सा है, हैबिचुअल है, वो हैबिट है। ध्यान के आंतरिक निर्धारकों में आदत या अनुक्रिया मेरी रेस्पॉन्स शैली, स्टाइल, जो मैंने अभी कहा बात करने का स्टाइल। एक व्यक्ति हंसी की बात को भी रोते हुए प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी आदत में ही नहीं है हंसी मजाक। तो व्यक्ति आदत के कारण ही हमारा ध्यान किसी वस्तु पर बिना विशेष प्रयास के भी केंद्रित हो सकता है। आदत के कारण ही शिकारी का ध्यान शिकार पे जाएगा। ठीक ऐसे मान लीजिए एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है और टीच करते करते उसका ध्यान उस बच्चे में पहुंच जाएगा जिसका इंटरेस्ट क्लास के लेक्चर पर नहीं है, और वो उसको इंडिकेट भी करता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी क्लास में उस व्यक्ति पर ध्यान क्यों गया जो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा था। कारण कि उस टीचर की आदत है बच्चों को ऑब्जर्व करना, किसका ध्यान बोर्ड की ओर है, किसका ध्यान लेक्चर की ओर है या नहीं है। तो वो टीचर की आदत पर डिपेंड करता है। ठीक ऐसे जैसे किसान मौसम पर अनुमान लगा रहा है कि भाई आज बादल ऐसे हैं तो बारिश हो सकती है, आज हवा ऐसी है तो फसल गिर सकती है, बारिश कम पड़ेगी ज़्यादा पड़ेगी। मीन्स बात है हैबिट की। अब वो भी किसान कैसा है, खाली नाम का है या वाकई खेती कर रहा है। अगर वो खेती करने वाला है तो वो अपनी आदत के अकॉर्डिंग उसमें देखेगा। अब तीसरी चीज कहा पूर्वानुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। इस अटेंशन के लिए पुराने अनुभव बहुत काम आते हैं। जैसे हम देखें कि हमने जोड़ना घटाना छोटी कक्षा में सीखा, और आज हम बड़ी कक्षा में अगर हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें बेसिक चीज़ जोड़ घटाव की नहीं सिखाई जाती है। हमारे पूर्व के अनुभव हमारे बड़े बड़े डेरिवेशन में मदद करते हैं, क्योंकि हमें पुरानी चीज़ें में सीख रखी हैं। हम कहते हैं जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है, भाग करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो सब हमने पूर्व में सीखा है और आज हम पूरी डेरिवेशन कर देते हैं। मान लीजिए हम टी टेस्ट निकाल रहे हैं तो टी टेस्ट में मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया जाएगा ना, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा, क्योंकि हमने पूर्व कक्षा में सीखा है। अब हमारा इंटरेस्ट है मैथमेटिकल पोर्शन में तो हम मैथमेटिकल पोर्शन को इजी गोइंग कर लेंगे और हमारा ध्यान भी उस तरफ जाएगा जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं और जब हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट का चुनाव अपनी इस पूर्व अनुभव के आधार पर ही होता है। हम मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं तो आगे हम मैथ लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। हडसन ने 1960 में कहा था क्या कि एक कार्ड पर एक शिकारी तथा उसके सामने एक हिरण और हाथी का चित्र बनाकर अफ्रीका के बच्चों को दिखाया, उनके सामने रखा और बच्चों से पूछा कि शिकारी किसको मारने का प्रयास कर रहा है। अब चूंकि बच्चे अनपढ़ थे, अनपढ़ बच्चे उस पिक्चर को देखकर ही कुछ बता सकते हैं और उस पर ही हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो अनपढ़ बच्चों को ध्यान गया कि वह हाथी को मारना चाहता है, क्योंकि अब वही शिक्षित बच्चे थे, उन्होंने कहा यह हिरण को मारना चाहता है, क्योंकि उसका जो बच्चे हैं उन्होंने सुन रखा था कि भाई जो शिकारी है वो शिकार हिरण का करते हैं। और चूंकि अनपढ़ बच्चे थे उन्हें लगा कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है, वो अटैक कर देगा, इसलिए वो हाथी को मारने आया है। हडसन ने क्लियर कट कहा था कि भाई क्योंकि अफ्रीका के लोगों में हाथी का शिकार होता है और शिकारी जो हाथी को मारना चाहता है, लेकिन जो पहले के बच्चे थे उनके पूर्व अनुभव थे, वो कहते थे कि वह शिकारी हिरण का शिकार कर रहा है। तो मीन्स पूर्व अनुभव। हम देखें कि रामायण में दिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि भगवान राम ने हिरण का शिकार किया, तो मीन्स शिकार होगा तो हिरण का होगा, हाथी का नहीं होगा। तो एजुकेटेड बच्चों ने कहा भैया हाथी उसका हिरण का शिकार होगा, अनपढ़ बच्चों ने कहा जो पढ़े लिखे बच्चे थे, शिक्षित थे, उन्होंने कहा हिरण का होगा।
जो अफ्रीका के अनुभव अच्छे थे उन्होंने कहा हाथी का होगा, क्योंकि जैसा व्यक्ति का पूर्वानुभव होता है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे पूर्वानुभव। अब पूर्वानुभव या अभिव्यक्ति, पूर्वाग्रह को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप और अभिव्यक्ति को कहते हैं एटीट्यूड। तो पूर्वाग्रह के आधार पर भी हमारी आदत का ध्यान का कोरिलेशन है, अवधान का कोरिलेशन है। हमारा पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप स्टडी हमारी कैसी है, व्यक्ति के व्यवहार पर पूर्वाग्रहों और अभिव्यक्तियों का स्पष्ट प्रभाव करता है। ये विशेषताएं अर्जित होती हैं पूर्वाग्रहों और अभिव्यक्तियों के कारण ही हम किसी वस्तु पर एक निश्चित ढंग से ध्यान देते हैं, उसके प्रति व्यवहार भी करते हैं। पूर्वाग्रहों के कारण ही हम कहते हैं पाकिस्तानी तथा चीनियों को धोखेबाज समझते हैं और रूसी को अपना मित्र कहते हैं, क्योंकि हमने पुरानी स्टडी की है इसलिए रूस ने हमारी मदद की थी तो भैया रूसी हमारा मित्र है। पाकिस्तान और चाइना चूंकि अटैक किया है इसलिए उन्हें हम धोखेबाज कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल अगर यहाँ लें पूर्वाग्रहों का, अगर किसी ने कह दिया कि भैया फला जगह जाओगे तो वहाँ पर आपको डर है, खतरा है, तो हम मन ही मन में अपनी कोई ऐसी चीज़ स्टडी करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़े लोग, तो एक मन का वहम है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ो तो डर नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, जीसस को याद करता है, तो एक पूर्वाग्रह। लेकिन अगर घटना घटने वाली होगी तो घट जाएगी। तो अवधान का इस पूर्वाग्रह से कोरिलेशन है, विरुद्धियों का, एटीट्यूड का क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या भाई इस डर को निकालने के लिए हमें पूर्वाग्रह है कि भैया हनुमान चालीसा पढ़नी है। ठीक है, तो पूर्वाग्रहों का किसी भी चीज की स्टडी पर प्रभाव पड़ता है, वो चीज ये बताया अवधान के लिए। नेक्स्ट चीज है मनोभाव, स्वभाव, डिस्पोजिशंस एंड टेम्परामेंट। मनोभाव और स्वभाव, भाई टेम्परामेंट का प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति से आपके विचार मिलते हैं तो आपका टेम्परामेंट नॉर्मल रहेगा, स्वभाव नॉर्मल रहेगा, बड़े प्यार से बात करेंगे। किसी व्यक्ति से आपके विचार नहीं मिलते, उससे आप नाराज हो जाएंगे, हाइपर हो सकते हैं और रूड टॉक भी उससे कर सकते हैं। क्यों कि आपके मन में और उसके पुराने अनुभव जो पूर्वाग्रह है और पुराने अनुभव जो बताए हमारी आदत है, उसका कोरिलेशन इस टेम्परामेंट में और मनोभाव में, स्वभाव के निर्माण में आदत का, रुचि का, पूर्वानुभव का और पूर्वाग्रह का, इन चारों चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा किसी वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए व्यक्ति के मनोभावों एवं स्वभाव का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या किसी एक नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि वह व्यक्ति किस नेचर का है, क्या वो हमारी बात को ध्यान देगा या नहीं देगा, और हम उसके मूड को स्टडी करने के बाद ही उससे आगे बात रखते हैं। इन कारकों को प्रमुख आंतरिक कारक माना जाता है। मनोभाव एवं स्वभाव का ही परिणाम है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग धर्म स्थानों और धार्मिक कृत्यों पर सरलता से जाते हैं। वही सिंपल सी बात है, जो पूजा पाठ का व्यक्ति है वो कितनी अननोन जगह जाए वो पूजा पाठ की जगह ढूंढ लेगा। जैसे एक एडिक्ट बिल्कुल अननोन जगह जाता है और वो अपने लिए वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ उसको एडिक्शन की चीज़ें मिलेंगी, कोई उसे बताता नहीं है, अननोन जगह होती ढूंढ लेता है। उसी तरह पूजा पाठ क्रिमिनल के लिए कोई ट्रेनिंग देता है कि भाई तुम्हें क्राइम करने की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसका अवधान है उस तरफ, ये उसका पार्ट है और वो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसुधार का मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग, इंस्टिंक्ट एंड इमोशन। अब ये जो संवेग है और मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियों का और इमोशन का बड़ा संबंध है। मूल प्रवृत्ति हमारी 3 है और इमोशन हमारे 5 है। अब आप देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति के निर्माण में इन 3 और 5 का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कितनी है? 3 है मुख्यतः और ये मुख्यतः 5 है, जो कि हमारे 5 इमोशनल बॉडी पार्ट्स हैं और हमारी 3 बेसिक मूल प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पे 5 3 8 हो गई। तो ये कह रहे हैं मैकडूगल साहब ने बताया कि 1912 में मैकडूगल ने कहा था, क्या कहा था कि प्रत्येक व्यवहार को निर्देशित करने के लिए व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये जन्मजात विशेषताएं होती हैं और इनके कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु पर जाता है और इनके अनुरूप हम व्यवहार भी करते हैं।
मूल प्रवृत्तियों की तरह संवेग भी हमारा ध्यान किसी वस्तु पर आकृष्ट करते हैं। मूल प्रवृत्तियों के कारण चोर का ध्यान पुलिस पर चला जाता है, क्योंकि चोर क्रिमिनल जो है पुलिस से घबराता है, इसीलिए चेहरे पे उसकी भाव भंगिमा उसी तरह की उत्पन्न होती हैं। तीसरी बात, सॉरी 7 पार्ट, तीसरी 7 पार्ट है हमारे सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स का। इच्छा, वॉल्यूशन, वॉलंटरी हमारा ध्यान किसी पर जाता है। क्या कह रहे हैं कि ध्यान के अध्ययन में इच्छा, उद्देश्य एवं आवश्यकता का प्रमुख स्थान है। इच्छा के परिणाम स्वरूप हम किसी वस्तु पर ध्यान देना चाहते हैं और किसी पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य का चयन करता है, क्योंकि मोटर जो बनाएगा व्यक्ति, उद्देश्य जो बनाएगा अपना, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही बनाएगा, प्रेशराइज करके नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि खेल प्रेमी व्यक्ति खेल पर ही अपना ध्यान देगा और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जहां भी जाएगा वो लीडरशिप करेगा। वॉलंटरी गुण है उसका, लीडिंग पावर उसकी है, और वो जिस ग्रुप में भी जाएगा वो लीडिंग का अपना प्रभाव दिखाएगा। अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो वो अपने लिए पढ़ने की चीजें उस जगह पर भी ढूंढ लेगा और उसमें वो पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा। वॉलंटरी से क्लियर कट है कि अवधान के निर्धारण में इच्छा का विशेष महत्व है। इन्हीं कड़ियों में हम अब देखेंगे कि अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स। अब हम देखें कि पूर्व कक्षा में पढ़ना ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स, यानी स्टिमुलस डिटरमिनेंट्स, और आज ये अभी पढ़ा है सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे अन्य निर्धारक, अदर डिटरमिनेंट्स। अदर डिटरमिनेंट्स को देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः जो इसमें बताए गए हैं, मैकगुइन के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक संसूचन या सुझाव, मैकगुइन ने कहा कि सोशल सजेशन इस अटेंशन के लिए एक अच्छा डिटरमिनेंट्स है। सोशल सजेशन, हम सजेशन उस व्यक्ति से लेते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट है, पॉजिटिव अट्रैक्शन है, तो हम उसके सजेशन एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं है तो हम उसके सजेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आप जान लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यवहारों तथा कार्यों पर सामाजिक सुझावों एवं निर्देशों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ये बात मैकगुइन ने 1949 में कही। व्यक्ति समाज के संपर्क में आकर भी सीखता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज जिन वस्तुओं को वर्जित कर देता है, व्यक्ति उन पर भी ध्यान नहीं देना चाहता। ऐसा करके वह सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करता है। हम बनाए रखी वो किस व्यक्ति से सजेशन लेगा जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, जिसमें उसका सुझाव है, मन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से हमारे विचार मिलते नहीं, हम उसका सजेशन ले लें, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? कि उससे हमारे विचार नहीं मिलते हैं। अब ऐसा करने पर बच्चों में भविष्य में उस वस्तु पर ध्यान लगाने का प्रयास नहीं लगेगा। क्यों? कि उससे हमने कहा कि बेटा ये गंदी बात है, गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, इसको आपको नहीं इंटरेस्ट लेना, नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है। और वही हम कहें कि आपको ये देखना है, ये पढ़ना है, तो वो उस पर ध्यान देगा और आगे जाकर वो जो जो दुनिया में आता है, बड़ा होता है, वो उसको फॉलो करता है। जैसा कि हमने दिखाया था सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स में पूर्वानुभव, यानी कि उसके पूर्व के अनुभव। अगली कड़ी हम देखें अदर डिटरमिनेंट्स में, वो है आनुवांशिक विशेषताएं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें उन्होंने कहा है पिल्सबरी ने कि कोई व्यक्ति किसी समय पर किसी वस्तु पर क्यों ध्यान देता है, इसका उत्तर उसकी आनुवांशिक विरासत से प्राप्त होता है। इसका इंग्लिश वर्जन हम देखें, इन जनरल इफ वन आस्क्ड why one attends to any things at a particular time, answer many be found with interactive of individual। सिंपल सी बात है कि ध्यान के निर्धारण में वंशानुक्रम या आनुवांशिक विशेषताओं का
महत्व पड़ता है। व्यक्ति अनेक गुणों या व्यवहारों का निर्धारण उसके वंशानुक्रम के द्वारा करता है। बतौर एग्जाम्पल हम देखें, संगीतकार के बच्चे संगीत में इंटरेस्ट लेते हैं, नेता के बच्चे नेतृत्व में इंटरेस्ट लेते हैं, व्यापारी के बच्चे व्यापार में। ये तो हेरिडिटरी, बट कुछ लोग एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। बहुत अच्छे म्यूजिशियन के बच्चे हैं पर वो म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत अच्छे नेता के बच्चे हैं पर उनका नेताकृति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लीडिंग पावर नहीं है, और वो दूसरे फील्ड को चुन लेते हैं। हम देखें कि ये डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े, इन डिटर्मिनेंट्स को अगर आप देखें तो इन डिटर्मिनेंट्स के अध्ययन के बिना हम अटेंशन को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन तीनों उद्दीपकों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा ये एक चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ, डिटर्मिनेंट्स। हमारी अगली कक्षा में जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ अटेंशन, अवधान के विशेष आयाम। ये डायमेंशंस हैं, इसके अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।